हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे थे अपने सैंपल पेपर्स किस किताब से? अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। ठीक है, इसमें 10 सैंपल पेपर्स हैं। हम लोग 7th सैंपल पेपर पे आज आ गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 7th सैंपल पेपर। सो गाइस, सभी लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस बुक सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ओपन कर लीजिए, सैंपल पेपर नंबर 7। और इसमें फिर से वही बात है, 55 नए क्वेश्चंस हैं। ठीक, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग धड़ाधड़ यहां पर सॉल्व करेंगे शुरू से लेकर के आखिरी तक। तो इस वीडियो को सभी लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे। पेन पेपर लेकर के बैठिए या रजिस्टर ले लीजिए, पानी की बोतल ले लीजिए, है ना। कुल मिला के मन लगना चाहिए। एक एक क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करेंगे और जो भी नहीं आएगा वो यहां वीडियो से देखेंगे। क्लियर? और जो आ जाएगा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस सीरीज से क्या फायदा हो रहा है। ये जो सैंपल पेपर की जो सीरीज है, सभी लोग कमेंट करके प्यारे बच्चों जरूर बताना कि क्या ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, आपको इससे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सैंपल पेपर में। और किसी भी सैंपल पेपर में सबसे पहला काम क्या होता है भाई साहब? इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। इसके लिए टोटल 20 मिनट आप लोग को मिलेंगे एक्स्ट्रा, है ना। तो इस सैंपल पेपर में बेटा 3 सेक्शंस होने वाले हैं। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोई 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस हैं, कोई 20 आपको करने हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं, कोई 5 करने हैं। मतलब टोटल 55 में से 45 करने हैं। हालांकि मैं आपको पूरे क्वेश्चंस 55 में 55 सारे करके दिखाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। बट आप लोगों को पेपर में केवल 45 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 0.77 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। कोई निगेटिव मार्किंग यहां पेपर्स में नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 35। और यही हम लोग का टारगेट है भाई साहब। ऑल इंडिया टॉपर मुझे चाहिए, है ना। आप ही लोग टॉप करेंगे, आप ही लोग को टॉप करवाऊंगा। 35 में 35 नंबर मुझे चाहिए। तो सब लोग मेहनत करेंगे ताकि 35 में 35 मार्क्स आपके आ सके। यही मैक्सिमम है। टोटल 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। 20 मिनट्स आपको पहले मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। ठीक है, ये इस तरीके से रोल नंबर का ऑप्शन हो सकता है। यहां पर आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे। सेक्शन ए, पहले सेक्शन में प्यारे बच्चों हमारे पास 25 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से कोई 20 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। और अगर आप कोई ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, मतलब 20 से ज्यादा अगर आपने इसमें सॉल्व किए, तो लास्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उनको चेक नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस को ही कंसीडर किया जाएगा मार्किंग के लिए। इसलिए प्यारे बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए लिमिटेड 20 क्वेश्चन ही हमको इस सेक्शन से करने हैं। फिलहाल आइए अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कंसीडरिंग अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस enclosing a point charge, if the radius of the surface becomes double then electric flux will। कह रहे हैं कि अगर हमने कोई एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, जैसे मान लो यहां पर प्यारे बच्चों एक कोई चार्ज है, ये कोई क्यू चार्ज है। इसके लिए अगर मैंने ऐसा गॉसियन सरफेस बनाया है और दूसरे किसी बच्चे ने डबल रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाया है, तो कह रहे हैं कि इन दोनों गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है, क्या वो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, या ए और सी दोनों हो? देखो, ए और सी दोनों होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता कि कह रहे हैं इंक्रीज भी हो जाएगा, डिक्रीज भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो रबिश है, एकदम बेकार है। ठीक है, यहां पर गाइस करेक्ट आंसर कौन सा? हमारा बी पार्ट। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस का शेप साइज क्या है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर पास होने वाला जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला सिंपल है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमको अंदर के चार्ज से मतलब है। गॉसियन सरफेस बड़ा लो छोटा लो, उससे कोई भी फर्क बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे नहीं पड़ता है। सारा गेम किसका है? उस अंदर वाले इनक्लोज्ड चार्ज का है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कह रहे हैं कि जो टॉर्क लग रहा है, अगर वो टॉर्क जीरो है, देन ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इज। उस डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या होगा? प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग रखते हैं, तो वहां उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा। ठीक है, पीई साइन थीटा, जिसकी वैल्यू 0 है। ठीक, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि साइन थीटा 0 हो सकता है। अगर साइन थीटा 0 है, इसका मतलब उसका एंगल थीटा जो है वो 0 है। एंगल थीटा 0, यहां π/2 कह रहे हैं, यहां π/3 कह रहे हैं, यहां पे 0 कह रहे हैं। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और एंगल 0 होने का मतलब कह रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब लोग ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस
इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो डाइपोल ऐसे रखा होगा, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये वाला हमारा प्लस क्यू चार्ज है, तो ये जो सिचुएशन है, एंगल कितना है यहां पर 0 है, ये जो सिचुएशन है ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसी डाइपोल को अगर ऐसे उल्टा रखा जाए, इधर की तरफ क्यू हो, इधर की तरफ माइनस क्यू हो, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशंस है ना, ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट जो है, डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर जो होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। वो डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है बेटा। अगर डायरेक्शन में होता है तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जस्ट अपोजिट अगर होता तो इसी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विद द डिस्टेंस बिटवीन देम एज। देखो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है बहुत सिंपल है, सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी में हमें शो किया जा रहा है। यहां पर डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स बढ़ रहा है, गलत है। डिस्टेंस को बढ़ाने पे फोर्स घट रहा है, बात सही है। लेकिन यहां पर लीनियर शो कर रहे हैं, तो लीनियर ग्राफ तो होता नहीं, यहां पे R स्क्वायर है, पैराबोलिक होगा, यहां पे बढ़ रहा है। यही एक ऑप्शन है जिसमें इस तरीके से घट रहा है। सो सी ऑप्शन हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में रेडियली आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ है, एंड इज गिवन बाई कैपिटल A इंटू स्मॉल a। कह रहे हैं अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल a सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी। कह रहे हैं कि हमें चार्ज की वैल्यू बता दो, चार्ज की वैल्यू बतानी है, वो भी किसी स्फीयर के सेंटर पर, है ना। तो ये स्फीयर है, मान लो इस स्फीयर के सेंटर पे अगर यहाँ पे कोई चार्ज है और ये रेडियस उसका स्मॉल a के बराबर है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? कैपिटल A इंटू स्मॉल a के बराबर है। ठीक है, हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि चार्ज कंटेंट बता दो, चार्ज बता दो कितना होगा। तो अगर इस चार्ज Q की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A इंटू स्मॉल a का क्यूब, है ना। आइए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन। ऐसा ऑप्शन तो मुझे सी वाला दिखाई पड़ रहा है। सो गाइस सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का दैट इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ का सी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा जा रहा है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q अ सर्टेन चार्ज इज कैरीड फ्रॉम पॉइंट A टू B C D एंड E। हमने A से, ये A पॉइंट है, A से हम किसी चार्ज को B पर ले गए हैं, C पर ले गए हैं, D पर ले गए हैं और E पर ले गए हैं। ठीक है, देन वर्क डन इज लीस्ट अलोंग पाथ AB, लीस्ट अलोंग पाथ AD इज 0 अलोंग ऑल पाथ AB AC AD AE। कह रहे हैं इज लीस्ट अलोंग AE। देखो बेटा यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप उसको इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर लेकर के आए हो तो होगा ये, ठीक होगा ये कि यहां पर और यहां पर दोनों पर क्या है? पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। क्योंकि ये जो सरफेस है इस तरीके का सर्कुलर सरफेस, अगर आपने यहां सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो ये वाला जो सरफेस है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ। किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो उसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप चार्ज ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं भी अगर आप चार्ज लेकर के जा रहे हो तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है। सिमिलरली A का पोटेंशियल C के बराबर है, सिमिलरली D के बराबर है, सिमिलरली E के बराबर है। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसलिए प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस हर पाथ में क्या है? 0 है। और यहां पर वर्क का फॉर्मूला एक ही होता है, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है बेटा। कंजर्वेटिव का मतलब होता है वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, या इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। क्लियर? सभी पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है, क्योंकि सरफेस कैसा है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, चाहे जिस पाथ से आप लेकर के जाओ। इसलिए हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमसे कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। अच्छा, हमको काइनेटिक एनर्जी बतानी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी बेटा E इंटू वी के बराबर होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और पोटेंशियल उसको कितना गिवन है 100 का पोटेंशियल। इसका मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल के बराबर। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻17। ऐसा ऑप्शन तो ए वाला ही दिखाई पड़ गया हमको। इसका मतलब 6th क्वेश्चन का गाइस करेक्ट आंसर कौन सा है ए वाला। बहुत आसान क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल Q इंटू वी। क्लियर। 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है बहुत ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 7th में ये कहा जा रहा है इफ देयर आर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्टेड टू V वोल्ट सोर्स देन एनर्जी स्टोर्ड इन इट इक्वल टू। देखो कहा जा रहा है कि अगर n कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कंबाइंड कर रखा है, पैरेलल में कंबाइंड करो या सीरीज में कंबाइंड करो प्यारे बच्चों, टोटल एनर्जी उतनी ही होती है। कितनी होती है? किसी एक कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है 1/2 CV²। ऐसे कितने कैपेसिटर्स तुमने जोड़ रखे हैं n, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई n टाइम्स। चाहे सीरीज में जोड़ो बेटा चाहे पैरेलल में जोड़ो, एनर्जी की वैल्यू उतनी ही होती है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया 1/2 NCV²। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्योर वाटर इज 81। प्योर वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी है 81 के बराबर है। कह रहे हैं इसकी परमिटिविटी कितनी होगी। परमिटिविटी जो होती है उसका फार्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू कितनी है 81 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होता है। तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। आइए देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा देखो तो 10⁻13 तो किसी तरीके से नहीं हो सकता है। 8.86 इंटू 10⁻⁻12 ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब बचा ऑप्शन कौन सा हुआ ए। सो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि आप लोग जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इसी तरीके का आंसर आपका आएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻10। इस तरीके का कुछ आपका आंसर आ जाएगा। यही है परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन की वैल्यू। कॉन्सेप्ट बेटा सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है। कॉन्सेप्ट क्या है एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। बाकी मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर आप सिंपली मैच करा सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है across a metallic conductor of non-uniform cross section a constant potential difference is applied, the quantity which remains constant along the conductor is। कह रहे हैं इस तरीके का अगर कुछ कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन लगातार चेंज हो रहा है और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस VA है तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस VB है। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो कह रहे हैं कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट रहेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस ऐसा क्वेश्चन हम लोग सैंपल पेपर में पहले भी कर चुके हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ करंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो करंट होता है दैट इज सिंपली डिफाइंड एज टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो चार्ज जो फ्लो हो रहा है बेटा वो तो सेम है ना, एरिया घटाओ बढ़ाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो सेम है, इसलिए करंट की वैल्यू सेम होती है, जबकि बाकी क्वांटिटीज जो है वो वेरी हो जाएंगी। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा बी ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है ध्यान से समझिए सब लोग। कह रहे हैं व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो L डैश जो हो गया वो 8 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ हो गया। द न्यू रेजिस्टेंस, कह रहे हैं जो नया रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों 640 ओम। द वैल्यू ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंसेस, कह रहे हैं इनिशियल रेजिस्टेंस बता दो कितना है। तो भाई साहब देखो जरा ध्यान से, अगर लेंथ को आपने 8 टाइम्स स्ट्रेच किया है तो हम सबको पता है कि जो एरिया होगा वो A/8 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? अगर लेंथ को 8 गुना बढ़ाया है आपने तो एरिया 8 गुना कम हो जाएगा, 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा एरिया। अब आप चेक करो, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हो तो R इज इक्वल टू रो L/A। L कितना है आपका 8L डिवाइडेड बाई एरिया कितना है आपका A/8। तो वो 8 भी ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो ध्यान से देखो बेटा ये हो जाएगा 64 टाइम्स रो L
बाई ए, और रो एल बाई ए का मतलब क्या है, उसका अपना प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस। प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस अगर आर है, आर डैश की वैल्यू हमको पता है, तो आप ही बताओ आर कितना होगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी आर डैश डिवाइडेड बाई 64। तो न्यू रेजिस्टेंस अगर 640 है तो 640 बाई 64 यानी कि ये कितना हो गया 10। इसका मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था उसका 10 ओम। आपने लेंथ को 8 गुना बढ़ाया, एरिया 8 गुना कम हुआ, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 64 टाइम्स हो गया, इसीलिए वो 640 हुआ। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, 10 ओम। क्लियर है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 3 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 9 volt and internal resistance 1 ohm are connected in series to the resistor of 6 ohm. The value of the current in the circuit is। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सर्किट बना करके दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस तरीके से हमने क्या किया, ये हमने इसका सर्किट ड्रॉ किया जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। कहा जा रहा है सभी का जो ईएमएफ है वो कितना है बेटा, 9 वोल्ट है। 9 वोल्ट ईएमएफ है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो इस तरीके से 1 ओम हो गया। इसके साथ 6 ओम के एक रेजिस्टर को ऐसे कनेक्ट किया गया। हमसे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ करंट बता दो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो तीनों सेल्स एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ कितना होगा, 9 + 9 + 9 मतलब 27 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 + 1 + 1 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 6 यानी कि 9। तो टोटल करंट बेटा कितना हो गया, 3 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। आप कहोगे सर धड़ाधड़ आप कैसे रेजिस्टेंस जोड़ते चले गए। सो गाइस ये सीरीज में है ना बेटा, जो भी करंट यहां से निकलेगा सोचो वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इन तीनों में भी जाएगा। इसका मतलब करंट सेम है, और अगर करंट सेम है तो भाई साहब रेजिस्टर्स किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए मैंने सिंपली उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर विच ओम्स लॉ इज वैलिड। कह रहे हैं ओम्स लॉ किस ऑप्शन के लिए वैलिड है, आइए देखते हैं। फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर, कि नॉर्मल टेम्परेचर हो लो टेम्परेचर हो उसके लिए। फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स एट द हाई टेम्परेचर। फॉर इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू देम, तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट में तो बिल्कुल ही नहीं होता, ऑल द अबव बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका मतलब नॉर्मल यानी कि लो टेम्परेचर पे अगर मामला होगा तब उसके लिए वैलिड है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बेटा क्या होता है, वो रेजिस्टेंस चेंज होने लगता है, और अगर रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा हाई टेम्परेचर पे तो फिर ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, जिसमें R कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। क्लियर, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसलिए वहां पर ओम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया प्यारा सा आसान क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द करंट I इज, कह रहे हैं इस करंट I की वैल्यू बताओ। तो ध्यान से सोचो बेटा, इस वाले नोड पर 6 एम्पियर आ रहा है, 8 एम्पियर आ रहा है, ठीक, 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से कुछ आई जाएगा, इधर 4 जा रहा है, इधर 2 जा रहा है। अब आप खुद ही सोचो 6 + 8 + 5 कितना हो गया, 6 और 8 हो गया हमारा 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 में से 2 गया इधर कितना बचा 17, 17 में से 4 गया इधर कितना बचा 13, ठीक, तो इधर 13 एम्पियर जाएगा भाई साहब। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सी वाला। ठीक, बहुत ही आसान है। किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है भाई साहब वो करेक्ट है, क्या है, मूविंग चार्ज और करंट्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। फिर कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कन्वे एनर्जी एंड मोमेंटम एंड इज एस्टैब्लिश्ड इंस्टेंटेनियसली। गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत नहीं स्टेबल होता है बेटा, एनर्जी और मोमेंटम लेके चलता है, ये सब बात सही है, एनर्जी होगा मोमेंटम होगा सब सही है, लेकिन इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती है, कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा समय उसमें लगेगा, तो ये तो हो गया गलत। फिर कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द अरिथमेटिक एडिशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स। गलत है, अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो अरिथमेटिक एडिशन नहीं होगा भाई साहब, वेक्टर एडिशन होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर कह रहे हैं लॉरेंज फोर्स डिपेंड्स ऑन Q, V एंड B, फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज सेम एज दैट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल गलत है, क्योंकि फोर्स की जो वैल्यू है वो सेम हो सकती है बट डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता, डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट होगा,
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर। क्लियर? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ए में कह रहे हैं कोई भी मूविंग चार्ज या करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड देखी जाती है। ये बात भाई साहब किसने बताया था? जरा कमेंट करके सब लोग बताइए, ये चीज किसने बताई थी कि किसी भी मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है? जरा याद करना, दिमाग पे जोर डालना, किसी का एक्सपेरिमेंट था, मैं इतना हिंट आपको दे सकता हूं, और मैं चेक करूंगा किस बच्चे ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एक्सपीरियंस अ टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशंस। मतलब चाहे जैसे रखो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। कैन बी इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, कह रहे हैं केवल एक ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम में हो सकता है। कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस बोथ आर अनस्टेबल, कह रहे हैं कि दोनों ही स्टेट्स में वो अनस्टेबल होगा। कह रहे हैं कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस वन स्टेबल व्हाइल अदर इज अनस्टेबल। आइए थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं, फिर आंसर के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर ये बेटा कोई भी एक कॉइल है जो कि एक करंट कैरिंग लूप है, इस लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर मैटर ये है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। वेक्टर के फॉर्म में अगर हम सोचे तो ये टॉर्क होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, ये हो गया। अब जरा आप लोग समझो, अगर टॉर्क के बारे में हमें बात करनी है, देखो टॉर्क जो है वो हमारा जीरो तभी होगा जब ये साइन थीटा की वैल्यू या तो जीरो हो या तो थीटा की वैल्यू कितनी हो? 180 डिग्री हो। या तो थीटा 0 डिग्री हो तब टॉर्क 0 होगा। देखो मैं टॉर्क 0 करने की बात क्यों कर रहा हूं, जरा इसके बारे में सोचना। इसके बारे में मैं बात सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि यहां पर बात आपसे इक्विलिब्रियम में कह रहे हैं। ए ऑप्शन में बोला गया एक्सपीरियंस अ टॉर्क, कि टॉर्क लगेगा ही लगेगा चाहे जैसे रखा जाए, तो ये बात तो गलत हो गई। हमेशा टॉर्क रहेगा ये बात सही नहीं है ना। आप खुद ही चेक करो, अगर एंगल 0 हो गया 180 हो गया तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन तो गया। ठीक, अब बी सी और डी में से हमें सोचना है, तो मैंने उसी के बारे में सोचा कि अगर हमें टॉर्क को 0 करना है बेटा, तो टॉर्क 0 तभी हो सकता है जब एंगल 0 हो या 180 हो। अगर एंगल 0 हुआ इसका मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। और अगर एंगल 180 हुआ मतलब दोनों जस्ट अपोजिट है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बताया था, याद करो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, और अगर दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कॉन्सेप्ट वहां सेम कॉन्सेप्ट यहां। सो गाइस, दो ओरिएंटेशंस में इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक, कब कब? 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। 0 डिग्री पे कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 पे कैसा होगा? अनस्टेबल। हालांकि टॉर्क दोनों में 0 है। क्लियर? देखो कितना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द एंगल ऑफ डिप एट अ सर्टेन प्लेस इज 45 डिग्री, देन रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज। बहुत ही ज्यादा आसान है भाई। tan डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिप का फार्मूला क्या होता है? b वर्टिकल अपॉन b हॉरिजॉन्टल। जितने बच्चे मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एंगल ऑफ डिप के लिए मैंने पहले भी सैंपल पेपर्स में एक डेरिवेशन तक पूरा कराया था, क्योंकि वो डेरिवेशन जनरली हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, इसलिए मैंने वो पूरा डेरिवेशन भी करा दिया था। तो आप लोग उसको जरूर देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। ठीक, tan डेल्टा में डेल्टा कितना है? 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है बेटा, इसका मतलब b वर्टिकल जो है हमारा b हॉरिजॉन्टल के बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर हो गए तो दोनों के बीच का रेशियो कितना हुआ? 1:1। ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ बार मैग्नेट इज। बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो यही तो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा, और इसको कवर करने वाला अगर कोई एक गॉसियन सरफेस आपने ऐसा माना क्लोज्ड सरफेस है, तो भाई साहब इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना होगा? 0 ही होगा। यही तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ बेटा? डी हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल भी हमेशा अंदर ही होगा। इसका मतलब नेट अगर हम देखा जाए कि पोल स्ट्रेंथ कितना है अंदर, तो दैट पोल स्ट्रेंथ विल बी 0। क्योंकि अगर इसका मैं पोल स्ट्रेंथ लिख रहा हूं QM, तो इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा प्यारे बच्चों? -QM।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में कह रहे हैं द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ 10 हेनरी, तो 10 हेनरी उसका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, इन विच करंट वेरीज फ्रॉम, करंट जो है हमारा दैट वेरीज फ्रॉम 9 एम्पियर टू 4 एम्पियर, ये करंट का वेरिएशन है। इज ईएमएफ की वैल्यू अपने को पता है 0.2 इन 0.2 सेकंड इज, अच्छा ईएमएफ हमसे पूछा गया है भाई, ये हमको टाइम गिवन है 0.2 सेकंड में हमको ईएमएफ पूछा, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, इसलिए ईएमएफ की वैल्यू बेटा कितनी होती है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, यही ईएमएफ बेटा पूछा गया है, माइनस का एल, एल वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 इंडक्टेंस, डी आई का मतलब करंट में चेंज, करंट में चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सो 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 0.2, तो हम लोग देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 9 कितना होगा, -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये जाएगा ऊपर बनेगा 500 बाई 2 यानी कि 250 वोल्ट। 250 वोल्ट जैसा कोई ऑप्शन है, यस, सो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, बी पार्ट। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, ऑसिलेटिंग मेटेलिक पेंडुलम डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑसिलेशन स्लोज डाउन ड्यू टू, देखो अगर कोई भी प्रोसेस स्लो डाउन हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हुई है, इसके बारे में मैंने पहले भी सैंपल पेपर्स में बताया था। कितने लोग को याद आ रहा है भाई साहब, कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर बताया था आपने पिछले वाले पेपर में, किस सैंपल पेपर में बताया था ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी उसको ध्यान दें, वो लोग भी जाकर के पढ़ सकें। क्लियर, देखो अगर ऑसिलेटिंग मेटेलिक पेंडुलम है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है, अगर वो स्लो डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हुई है, और वो डैम्पिंग किसने कराया होगा भाई साहब, एडी करंट ने, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमें पहले में दिख रहा है, एडी करंट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात ही नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कोई बात नहीं है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो कितना है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल एक्स एंड वाई इज 0.4 हेनरी, तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो गई 0.4 हेनरी। इफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स अकरिंग इन द कॉइल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डेल्टा फाई एस, ठीक, that is equal to 1.2 Weber, then change in the current occurring in the coil is, कह रहे हैं कॉइल में कितना चेंज होगा, तो देखो भाई डेल्टा फाई एस जो हमारा होगा, फाई इज इक्वल टू एम आई के बराबर होता है, चेंज इन द फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम टाइम्स चेंज, एम टाइम्स द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। इसका मतलब हमसे सीधे सीधे क्या कह रहा है, चेंज इन करंट पूछ रहा है, तो यही डेल्टा आईपी ही तो पूछा जा रहा है, दैट इज सिंपल, फ्लक्स 1.2 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर जैसा कोई ऑप्शन है, यस। तो 20th क्वेश्चन का गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, ए ऑप्शन। Electrical energy is transmitted over large distances at high alternating voltages. Which of the following statement is incorrect? बहुत ध्यान दीजिएगा, हमको incorrect वाला statement जो है यहां पर देखना है। पहला statement ये है, for a given power level there is lower current, कह रहे हैं power level के हिसाब से current की वैल्यू lower है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, पावर अगर कांस्टेंट है तो करंट की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, बिल्कुल सही है, अगर करंट कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगा। ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी मेड थिनर, बेटा ट्रांसमिशन लाइन जो है, जो वायर है वो थिन नहीं होता है, थिन नहीं हो सकता, हम तो थिक वायर में इसको ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यही सी वाला ऑप्शन ही गलत है, तो हमारे लिए वही सही है। इट, और आखिरी ऑप्शन है, इट इज इजी टू रिड्यूस वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम लोग की गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेप डाउन वाले होते हैं, जो आपको अपने घर के आसपास दिखते होंगे, ठीक। लेकिन जहां पर जनरेट किया जाता है वहां पावर प्लांट में जो ट्रांसफार्मर होगा दैट विल बी स्टेप अप। क्लियर, तो ये भी पॉइंट सही है, बस सी वाला गलत था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 मीटर स्क्वायर। जो जो गिवन है मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, 100 हैं, ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है हमारे पास, 3 मीटर स्क्वायर है। इट रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 60 रेडियन पर सेकेंड,
तो ये भी ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने को पता है 0.04 टेस्ला। द मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी। देखो भाई, जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की बात करते हैं तो वहां पर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन वो जो ई नॉट है वही पीक ईएमएफ है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो ई नॉट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन बी ए ओमेगा। और हम लोग को यहां पर वही पूछा गया है कि पीक ईएमएफ कितना होगा। देखो, मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हमसे पूछा गया तो यही ई नॉट पूछ रहे हैं। तो बस सिंपल लगा दो फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.04, एरिया हमारा कितना है 3 और ओमेगा कितना है हमारा 60। तो देखो 0.04 इंटू 100 करोगे 4 हो जाएगा, ठीक। 4 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा 12, 12 इंटू 60 करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 720। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? यस, ऐसा ऑप्शन है बी वाला। सो बी ऑप्शन हियर इज करेक्ट वन। An alternating voltage is given by V is equal to 140 sin 314t is connected across a resistor। अच्छा भाई, तो वोल्टेज की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है 140 sin 314 into t। ये वोल्टेज है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर। इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 1.98, यानी कि IRMS की वैल्यू कितनी है 1.98 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। देखो बेटा, ये जो 140 है ये क्या है, ये पीक वैल्यू है ना ईएमएफ की। अगर ईएमएफ की पीक वैल्यू पता है तो हम करंट भी तो निकाल सकते हैं। करंट कितना होगा V नॉट बाई आर। V नॉट कितना है 140, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं R मान लूं तो I नॉट ये आ गया। I नॉट पता है, IRMS पता है। IRMS कितना होता है, दैट इज I नॉट बाई √2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.98। तो हम लोग देख सकते हैं आई नॉट खुद किसके बराबर है, दैट इज 140 डिवाइडेड बाई आर √2 पहले से था, दैट इज इक्वल टू 1.98। सो गाइज आर की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिवाइडेड बाई ये 1.98 नीचे आ जाएगा तो 1.98 हमारा नीचे आ गया। ध्यान से देखो भाई, 1.98 नीचे आया, √2 भी नीचे है और √2 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1.414। 1.414 को अगर मैं रफली 1.4 मान लूं तो क्या होगा, इसको अगर मैं इससे सॉल्व करूंगा यानी कैंसिल करूंगा तो 100 आएगा। 1.98 को रफली अगर 2 मान लिया जाए, ठीक, तो 2 को इससे अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 50 आएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 ओम। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन है गाइस। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है। द ग्राफ शोन बिलो डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ द करंट IM, यानी कि मैक्सिमम करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर 4 डिफरेंट LCR सर्किट्स। 4 अलग अलग सर्किट्स के लिए ये ग्राफ को दिखाया गया। द ग्राफ which has maximum quality factor is। देखो बेटा, क्वालिटी फैक्टर का मतलब कि जो रेजोनेंस हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। रेजोनेंस, अगर सीरीज LCR सर्किट में आप रेजोनेंस कराते हो तो उसका मतलब होता है करंट के एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होना। करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो भाई साहब इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखो तो डी के लिए है। इसका मतलब सबसे बढ़िया क्वालिटी फैक्टर किसका है, डी का है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ये जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ मैक्सिमम करंट वर्सेस ओमेगा है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ग्राफ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर हम लोग क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन करते हैं। क्वालिटी फैक्टर पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग उसको जरूर डेरिवेशन को भी पढ़िएगा। हालांकि डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा बट उससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना कि फॉर्मूला क्या है और कहां से आया, ठीक। फिलहाल ये तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भाई साहब, गलत स्टेटमेंट जो है तुम्हारा वो आपको ढूंढना है, गलत कौन सा है। आइए देखते हैं कौन सा गलत है। इफ रेजोनेंस इज लेस शार्प ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट विल नॉट बी गुड। कह रहे हैं कि अगर रेजोनेंस शार्प नहीं है तो ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। लेस शार्प द रेजोनेंस, लेस इज द सेलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर इसका जो रेजोनेंस है वो लेस शार्प है, ठीक है,
कम शार्प है तो सेलेक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाएगी, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। इफ क्वालिटी फैक्टर इज लार्ज, दैट इज रेजिस्टेंस इज लो और इंडक्टेंस इज लार्ज, द सर्किट इज मोर सेलेक्टिव। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर क्वालिटी फैक्टर जो है वो हाई होगी तो सर्किट ज्यादा अच्छा सेलेक्टिव होगा, बिल्कुल करेक्ट है। लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा और बैंडविड्थ एंड शार्पर इज द रेजोनेंस। देखो क्यू वैल्यू का ज्यादा होना शार्प रेजोनेंस को शो करता है, लेकिन 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो बैंडविड्थ है वो लार्ज हो जाएगी, ये बात गलत है। ठीक, इसलिए डी ऑप्शन हमारा जो है वही यहां पर गलत था, इसलिए वही हमारा यहां पर सही है। क्योंकि जब भी हम लोग क्यू वैल्यू बेटा निकालते हैं, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपको पीछे वाले इस ग्राफ में ले चल के दिखाऊं, बैंडविड्थ समझाने की मैं कोशिश करूं, तो बेटा ये क्या है, ये करंट की मान लो मैक्सिमम वैल्यू है। ए वाले ग्राफ को केवल ध्यान से देखना, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं आरएमएस वैल्यू भी होगी, यहां कहीं पर आरएमएस वैल्यू होगी। आरएमएस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ओमेगा की 2 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, ओमेगा की एक वैल्यू ये है और ओमेगा की एक वैल्यू ये है माइनस ओमेगा। इन दोनों ओमेगा की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो है बैंडविड्थ निकालते हैं। अगर मैं इसको ओमेगा 1 और इसको ओमेगा 2 मान लूं तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो बीच में जो सेपरेशन है, यही बैंडविड्थ कहलाता है। इसी को 2 डेल्टा ओमेगा लिखा जाता है, क्योंकि इतने को हम डेल्टा ओमेगा बोल देते हैं। इतने को क्या बोलते हैं, डेल्टा ओमेगा। तो ये टोटल जो सेपरेशन हुआ यही 2 डेल्टा ओमेगा है, जिसको प्यारे बच्चों बैंडविड्थ कहा जाता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो अगर आप क्यू फैक्टर की बात कर रहे हो तो वो तो बैंडविड्थ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यू फैक्टर बढ़ेगा तो बैंडविड्थ घटेगी। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल 25 क्वेश्चंस सेक्शन ए में। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे मैंने कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को प्यारे बच्चों केवल 20 क्वेश्चंस ही यहां पर करने थे। अब आइए बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। अब हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम लोग को कोई 20 क्वेश्चंस करने हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्यारे बच्चों, ज्यादा करोगे चेक नहीं किया जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। केवल 20 में 20 क्वेश्चन ही हमें यहाँ पे करने हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान देने वाली बात है, इस पेपर में बार बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। द वेक्टर प्रोडक्ट मेक्स द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वैनिश इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो ये पॉइंट तो सही है कि भाई जो फोर्स होता है वो Q टाइम्स V क्रॉस B होता है। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों केसेस में फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है द मैग्नेटिक फोर्स इज 0 इफ चार्ज इज नॉट मूविंग। ये भी पॉइंट सही है कि अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B इज 1 SI यूनिट when the force acting on a unit charge 1 coulomb moving parallel to magnetic field with speed 1 meter per second is 1 न्यूटन। ये पॉइंट गलत है, ये गलत है, इसीलिए ये यहां पर सही है, क्योंकि यहां पर फोर्स का फार्मूला ऐसा नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड का कि आप उसको 1 रखते चले जाओ तो सही आ जाएगा। ये पॉइंट यहां गलत है। ठीक है, डी में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन द मोबाइल चार्ज कैरियर्स इज F इज इक्वल टू N बाई A Q VD इंटू B। तो ये फार्मूला कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ILB वाला है, बस I की जगह NEA VD इसको यूज करके इस फार्मूले को बनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा के साथ एक्सेल का ग्राफ पूछ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जो एक्सेल होता है हमारा वो ओमेगा एल के बराबर होता है। तो ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं इन द फिगर गिवन बिलो टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर केप्ट 10 mm अपार्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 mm। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑन द
पॉजिटिव ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाले साइड में वो एक पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए यहाँ पे हम लोग को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी भी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। क्लियर, यही फार्मूला लगा के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बहुत सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹ ठीक, फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई p मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसे निकालोगे, चार्ज यानी कि 5 माइक्रो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है बेटा 10 mm। 10 mm का मतलब 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दो, तब जाकर वो मीटर में कन्वर्ट होगा। डिवाइडेड बाई r क्यूब, r कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट होगा और उसका भी हम करेंगे क्यूब। ठीक, वो इस तरीके से आएगा आपका। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा बेटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है 10⁻³ और ये भी 10⁻³ दोनों हो जाएगा कैंसिल। क्लियर, यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, आइए उसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है 9 × 10⁹। क्लियर, 2 × 5 ये कितना हो जाएगा 10 × 10 100 और ये कितना बनेगा 10⁻⁴। ठीक है ना, ये 10 × 10 100, 100 × 10⁻⁶ तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 9 × 10⁵। तो 9 × 10⁵ जैसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सी वाला। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कहा जा रहा है अ 60 वॉट लोड, तो पावर कितना हो गया 60 वॉट, इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी कॉइल ड्रॉज लाइन वोल्टेज इफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। देखो करंट इन द प्राइमरी कॉइल हमसे कह रहा है कि 0.27 एम्पियर अगर करंट है, देन करंट इन द लोड यानी कि करंट इन द सेकेंडरी हमसे पूछा जा रहा है और हमको वोल्टेज गिवन है प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। सो गाइज ऐसे क्वेश्चन को आई थिंक हम लोग सिंपली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो अगर कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब क्या हो गया, पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट। क्लियर, पावर इनपुट का फॉर्मूला क्या है, P बराबर VI। ठीक, तो इनपुट हम किस में देते हैं भाई, प्राइमरी सर्किट में, और आउटपुट हम किस में लेते हैं, सेकेंडरी सर्किट में, तो VS IS। अब देखो क्या क्या पता है हमको, VP हमको पता है, प्राइमरी का इनपुट हमको पता है 220, प्राइमरी का करंट हमको पता है 0.27। ठीक, हमको सेकेंडरी का वोल्टेज पता है 111 और हमको करंट निकालना है IS। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा IS इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाइड बाई 0.27 डिवाइडेड बाई 111। अगर ये 110 होता बेटा तो इसको हम सॉल्व करके 2 लिखते। क्लियर, तो 2 × 0.27 अगर हम लोग करेंगे तो 0.54 हमारा आएगा। तो आंसर भी हमारा कुछ इसी के करीब होना चाहिए। इसी के करीब हमारा आंसर कौन सा है 29 का, तो 0.54 जैसा आंसर। यस, सीधा सीधा यही आंसर मिल गया हमको। सो डी ऑप्शन हमारा जो है प्यारे बच्चों करेक्ट हो गया। A charge Q is placed at origin O in XY plane. The net work done in taking a charge capital Q from B to A along a straight line AB as shown is. देखो बेटा यहां पर क्या कहा गया, कह रहे हैं यहां पर चार्ज है Q, हमने B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ हम लोग किसी एक चार्ज कैपिटल Q को लेकर के गए हैं, तो हमको ये पूछा गया कितना वर्क करना पड़ेगा। सो गाइज यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज के इस पेपर में भी बताया है मैंने, वर्क अगर निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस किन पॉइंट्स के बीच में होता है, ठीक, ए और बी यानी बी और ए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो फाइनल पोटेंशियल जहां आप ले जा रहे हो माइनस इनिशियल पोटेंशियल जहां से ले जा रहे हो। सो कैपिटल Q टाइम्स वी ए का मतलब बेटा क्या हुआ, अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है Q, ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालोगे तो बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्मॉल a माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
चार्ज है Q और B पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे तो यही डिस्टेंस कितना हो जाएगा B। अब आइए देखते हैं, हमको निकालना है वर्क, सो दैट विल बी कैपिटल Q स्मॉल q होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब चीजें कॉमन हो गई, अंदर बचेगा ना बेटा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, उसका अगर मैं एलसीएम लूंगा सो दैट विल बिकम b माइनस a अपॉन ए बी। आइए चेक करते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, क्यू क्यू b माइनस ए अपॉन ए बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मुझको तो a वाला ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है। सो गाइज ए ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में गाइज गलती बच्चे बहुत करते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब आप b से a ले जा रहे हो, ध्यान से देखना, जब आप B से A लेकर के जा रहे हो तो वर्क निकालते समय जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है ना, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये फार्मूला बेटा हम लोग लगाते हैं। फाइनल पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा, ए का होगा, और इनिशियल किसका होगा, बी का होगा। क्लियर? सो वी ए माइनस वी बी करेंगे, वी बी माइनस वी ए नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम सर्कल्स अराउंड अ प्रोटॉन। अच्छा, एक प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ, इस इलेक्ट्रॉन की हमको स्पीड पता है। इफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की ये रेडियस भी हमको पता है, देन इक्विवेलेंट करंट विल बी। सो गाइस करंट का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर? अगर मैं एक चक्कर लगाने में टाइम निकालना चाहता हूं तो दैट विल बी 2 पाई आर अपॉन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो स्पीड किधर जाएगी बेटा, ऊपर जाएगी, तो क्या बनेगा, ई वी अपॉन 2 पाई आर। इस फार्मूले को हम लोग सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी हियर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वोल्टेज। वोल्टेज कितना है भाई साहब हमारे पास, वोल्टेज नहीं, सॉरी मैं वोल्टेज बोल रहा हूं, ये v क्या था बेटा, ये स्पीड था, है ना। तो स्पीड कितना है हमारे पास, दैट इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। पाई कितना होता है 3.14 इंटू रेडियस। ठीक, रेडियस कितना है ऑर्बिट का हमारा 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब ये वाला जो क्वेश्चन है गाइज, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ रहा है, बट फिर भी आइए ट्राई करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। सभी में आंसर में 10 की पावर बेटा -3 दिया है। ठीक है, तो 10 की पावर के लिए तो बहुत ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है। वैसे भी 10 की पावर -19 है और ये 6 है तो -13 बनेगा। ये 11 ऊपर जाएगा, -2 बन जाएगा 10 की पावर में -2। सो गाइज क्या बचा, 1.6 इंटू 2.18 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5.3 होल मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2। अब अगर मैं यहाँ पे 10 का डिवाइड करूंगा और यहाँ पर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, देखो डिवाइड करने का मतलब ये 10 की पावर -3 बनेगा और यहाँ पर हम लोग बेसिकली 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सो करंट जो हम लोग सॉल्व करके निकालने वाले हैं, आई मैं क्या कर रहा हूं, उधर 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये मान लो बन गया 16 इंटू 2.18 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। सभी में 10 की पावर -3 था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग ने इस तरीके से कुछ लिख लिया। अब आइए देखते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं ये किसके करीब हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को देखते हैं। देखो अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूं तो 8 आएगा और 2.18 जो है 2.18 और ये 5.3, ठीक है, ये 2 है लगभग लगभग और ये ऑलमोस्ट 5 है। ठीक है, ये 2 है और ये ऑलमोस्ट 5 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको बस एक रफ आइडिया देना चाहता हूँ। 8 इंटू 2 पॉइंट समथिंग करेंगे बेटा 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, डिवाइडेड बाई 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पॉइंट समथिंग। देखो ये 5 है रफली और ये रफली 3 है। 5 इंटू 3 बेटा करेंगे 15 आएगा, तो 15 पॉइंट समथिंग कुछ
आएगा, है ना। 10 की पावर -3 सब में ही है तो उसके बारे में सोच रही नहीं है। अब आप खुद ही सोच लो, 16/15 है, 16/15 लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग जैसा कोई ऑप्शन देखो। यस, यही हमारा करेक्ट हो गया, है ना। सो बी ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो मैं बार बार कहता हूं हर सैंपल पेपर में बहुत ज्यादा एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है, हमको इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इस तरीके का अप्रोच लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस QB एंड QC फिटेड अलोंग वाई एक्सेस। तो बेटा एक QB है यहां पर और एक ये देखो QC है यहां पर। एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज QA, ये दोनों मिलकर के इस QA पर नेट फोर्स लगाते हैं, करेक्ट है, अलोंग एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। द नेट फोर्स ऑन QA, कह रहे हैं इस QA पर जो नेट फोर्स है, देखो होगा क्या, ये वाला और ये वाला अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, देखो QB और QC पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और ये हमारा फोर्स QA है, ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा अगर ये पॉजिटिव है, ये वाला भी इसको इधर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट देखो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ कुछ ऐसा आ सकता है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अब हमसे कह रहे हैं नेट फोर्स ऑन QA, इस वाले QA पर जो नेट फोर्स है इंक्रीज इफ अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज एडेड एट x, y। कह रहे हैं कि अगर यहां पर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो ये इंक्रीज कर सकता है। तो बेटा बिल्कुल सही है, ये पहले से पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, अगर इसको रखोगे तो ये वाला इसको और रिपेल करेगा तो फोर्स और इधर की तरफ होगा, तो ये उस फोर्स को क्या करेगा, इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज इफ निगेटिव चार्ज इज एडेड, तो ये तो गलत हो गया, निगेटिव होगा तो वो तो अपनी तरफ फोर्स लगाने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, तो वो तो ओवरऑल इस फोर्स को रिड्यूस करा देगा। डज नॉट इंक्रीज, तो ये भी गलत हो गया, रिमेन सेम, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब गाइस करेक्ट आंसर 32 क्वेश्चन का कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन। The area of a coil changes from 201 centimeter square to 200 centimeter square in a magnetic field of 0.05 Tesla if the amount of charge that flows through the coil is 2.5 into 10 to the power -6 कूलम, then resistance is। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। बेटा देखो जो EMF होता है हमारा, वो EMF होता है माइनस का डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर, ठीक। EMF को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम IR के भी इक्वल लिख सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल दैट इज इक्वल टू करंट। करंट को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई आर। डेल्टा टी से डेल्टा टी हो गया कैंसिल। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा क्यू। अब आओ इस चीज को हम लोग देखते हैं, हमको यहाँ क्वेश्चन में यही रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो बेटा क्या क्या हमें पता है। सो माइनस चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या होगा, फ्लक्स का चेंज होना। अगर आप एरिया को रिड्यूस कर रहे हो तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.05 इनटू चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया कितना है भाई साहब, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज कितना है बेटा, हमको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -6। सो गाइज यहां पर देखो क्या है, -0.05 मल्टीप्लाइड बाई 200 -201 कितना होगा, -1 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक। ये जाएगा हमारा ऊपर, ठीक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बेटा इसमें अगर मैं देखना ध्यान से 0.05 डिवाइडेड बाई 2.5 होल मल्टीप्लाइड बाई, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 और वो है 10 की पावर -4 तो ये बनेगा 100। सो दिस विल बिकम 5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये तो सिंपल आ गया हमारा 2 ओम। 2 ओम जैसा आंसर हमारा कोई है, यस, पहला ही ऑप्शन 2 ओम जैसा है गाइज, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं भाई साहब क्या होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कहा जा रहा है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट इज फर्स्ट कनेक्टेड टू द सेल ऑफ EMF V एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट। तो देखो बेटा, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको पहले आपने किसी सेल से कनेक्ट किया और फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it। पहले तुमने चार्ज किया, फिर तुमने हटा लिया, अब आपने डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उसको इंसर्ट कर दिया, मतलब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं क्या है भाई। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस K टाइम्स। कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सही है। अगर पहले आपने क्या किया, उसको कनेक्ट किया था किसी सेल से, तो उसने एक EMF मेंटेन कराया होगा V वोल्ट के बराबर, फिर आपने उसको हटा लिया। ठीक, अगर आप उसको हटा लेते हो तो कॉन्सेप्ट ये होता है चार्ज कांस्टेंट हो गया। क्लियर, चार्ज कांस्टेंट हो गया, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। इसका मतलब प्यारे बच्चों C इंटू V जो है वो इस कंडीशन में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब अगर आपने उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो जाएगा बेटा। कैपेसिटेंस अगर K टाइम्स होगा तो जो वोल्टेज है वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, है ना। सो इट इज डिक्रीजेज बाई K टाइम्स। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेज K टाइम्स। देखो, किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो हाफ CV स्क्वायर होती है। होगा ये कैपेसिटेंस जो आपका है वो तो आपने K टाइम्स कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन वोल्टेज आपका V बाई K टाइम्स हो गया। भाई वोल्टेज कितना हो गया, V बाई K टाइम्स हो गया। ठीक, जब इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो ओवरऑल 1/2 CV स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन K से डिवाइड भी हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो हमारी रिड्यूस हो गई K टाइम्स। तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। कह रहे हैं द चेंज इन एनर्जी इज, चेंज इन एनर्जी कितना होगा। तो भाई साहब ध्यान से देखो, यहीं पे आपके सामने ही लिखा हुआ है इनिशियल एनर्जी बेटा हमको पता है, हमको फाइनल एनर्जी पता है, चेंज इन एनर्जी पूछा जा रहा है। ठीक, तो दोनों एनर्जीज अगर हमारे पास हैं और हम चेंज इन एनर्जी डेल्टा U निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितना है बेटा, हाफ CV स्क्वायर बाई K, माइनस इनिशियल एनर्जी कितना है, हाफ CV स्क्वायर। तो आप खुद ही देख सकते हो, हाफ CV स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 1/K माइनस 1। ऐसा ऑप्शन ये तो नहीं है, बट यस D वाला है ना। तो हमको यहाँ पे कौन सा देखना था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हाँ भाई साहब देखो, हमको इनकरेक्ट चाहिए था, ठीक है, इनकरेक्ट चाहिए, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, C वाला गलत है। क्यों, क्योंकि चेंज इन एनर्जी में 1/K आ रहा है, जबकि यहां पर K गिवन है ना। इसका मतलब गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, C वाला, क्योंकि वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, आइए देखते हैं क्या है 35 में। 35 में कहा जा रहा है टू लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस D कैरिंग करेंट्स I1 एंड I2 इन सेम डायरेक्शन। दो लॉन्ग कंडक्टर्स हैं सेपरेटेड बाई डिस्टेंस D, इनके बीच का डिस्टेंस D है, कैरीज करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2 और सेम डायरेक्शन में है। दे एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, दोनों के बीच में फोर्स होता है और आप सबको पता होगा वो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। द करंट इन वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स द अदर एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। अच्छा भाई, अब यहां क्या किया गया, किसी एक में जो करंट है, कह रहे हैं करंट इन वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स द अदर एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। तो कहा जा रहा है कि अगर इसमें करंट I था तो ये वाला करंट हमने 3I कर दिया और इसकी डायरेक्शन को भी हमने रिवर्स कर दिया। इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड टू 3D, कह रहे हैं डिस्टेंस को भी 3 गुना बढ़ा दिया गया, पहले D डिस्टेंस था अभी 3D हो गया। द न्यू फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर्स विल बी, नया फोर्स कितना होगा। तो भाई साहब नए फोर्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो वो नया फोर्स देखो बेटा कितना हो जाएगा। भाई फोर्स का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I1 I2 बटे R। I1 I2 कितना है, अगर ये करंट I है, ये वाला करंट 3I हो गया, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 3D हो गया। इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, 3 से 3 होगा कैंसिल, और बेटा फोर्स की जो वैल्यू है वो आई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर बाई डी। ये फोर्स आ गया, ठीक। अब पहले वाले सीन में ये फोर्स था 1/4, सॉरी, पहले वाले सीन में फोर्स कितना था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी, और अभी फोर्स है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर बाई डी, ठीक है। तो न्यू फोर्स के बारे में कह रहे हैं माइनस एफ बाई 2 है, माइनस एफ बाई 3 है, माइनस एफ है या 0 है। देखो भाई, अभी फिलहाल जो ऑप्शंस है उसमें एक भी ऑप्शन सूटेबल नहीं दिखाई पड़ रहा है। सूटेबल तब दिखाई आपको पड़ेगा जब एक हल्का सा करेक्शन किया जाएगा, और वो करेक्शन ये है कि ये जो दो लॉन्ग कंडक्टर्स हैं उसमें डी डिस्टेंस है वायर का, ठीक है। जो करंट I1 और I2 है ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए बेटा। इसका मतलब क्या है, अगर पहली कंडीशन में हमारे पास I1 और I2 दोनों का मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों सेम हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि इनके बीच का ये जो फोर्स है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर अपॉन डी, ठीक। तब ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले का फोर्स और अभी का फोर्स आप चेक करो सेम है, लेकिन पहले फोर्स था अट्रैक्टिव और अभी फोर्स है रिपल्सिव, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा सी ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक। जो नया फोर्स है वो माइनस एफ के बराबर हो गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। 36 क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं भाई साहब। A deuteron of kinetic energy 50 kilo electron volt is moving in a circular orbit of radius 0.5 meter. It is in a plane perpendicular to the magnetic field B. The kinetic energy of the proton follows a circular orbit of. देखो बेटा, दो चार्जेस यहाँ पर, एक ड्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अगर हम लोग मैग्नेटिज्म में रेडियस के बारे में सोचें तो रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यूबी। क्योंकि यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी दी है तो हम इस एम वी को कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में, तो क्या बनेगा अंडर रूट 2 एम के अपॉन क्यूबी। यहां से अगर हम लोग दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दैट शुड बी इक्वल टू द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग इस फार्मूले को देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा मास है। सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज, क्लियर। और यहां पर मैटर ये है क्योंकि अगर हम लोग किसी भी ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर करें, ध्यान से समझिएगा, ड्यूट्रॉन जो होता है दैट इज 1h2 और प्रोटॉन जो होता है वो 1h1, दोनों का चार्ज सेम है लेकिन मास ड्यूट्रॉन का डबल है, ठीक है। मास अगर उसका डबल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी होनी चाहिए ड्यूट्रॉन की। या मैं उल्टा बोलूं, उल्टा क्या बोलूं, मुझे अगर बात करनी है प्रोटॉन के लिए तो मैं ये कहूंगा कि ड्यूट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास आधा होता है। अगर प्रोटॉन का मास आधा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बेटा प्रोटॉन की कितनी होगी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है काइनेटिक एनर्जी का जिसमें 100 हो, तो 100 ऑप्शन केवल और केवल सी में है, इसलिए गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हमसे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भाई साहब गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है, ठीक। अ ट्रांसफार्मर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन चेंज और ट्रांसफॉर्म एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू। तो पॉइंट सही है, यही तो कोई किसी भी ट्रांसफार्मर का काम होता है। इफ द ट्रांसफार्मर इज अज्यूम टू बी 100% इफिशिएंट, पावर इनपुट इज लेस देन पावर आउटपुट। ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, इसलिए यही हमारा सही है। अब प्यारे बच्चों इस चीज को समझो, सेकंड पॉइंट ही गलत हो गया क्योंकि कहा गया कि ट्रांसफार्मर अगर 100% इफिशिएंट है मतलब आइडियल है, और अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट, तो कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता प्यारे बच्चों, इसलिए बी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे कहा जा रहा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ मैग्नीट्यूड ई नॉट एंड डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एग्जिस्ट इफ पोटेंशियल V इज जीरो एट x बराबर जीरो। अच्छा, जैसे ये है, कह रहे हैं यहां पर इस जगह पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है देन इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू, यहां कहीं पर जहां पर ये स्मॉल x डिस्टेंस पर है, यानी कि स्मॉल x डिस्टेंस पर राइट साइड में अगर यहां कोई पॉइंट P है तो यहां पर पोटेंशियल का क्या होगा। प्यारे बच्चों, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मतलब राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ई नॉट के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा दैट शुड बी -1, है ना। तो ए और सी में से आंसर तो नहीं होगा। क्लियर। अब बात यह आई कि सर वैल्यू कितनी होगी। सो गाइस देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है दैट इज माइनस का dv ओवर dr। डिस्टेंस किसके बराबर है, x के बराबर है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा ई नॉट इंटू डी एक्स बराबर माइनस का dv। इसी को दोनों तरफ अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू 0 से x तक है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 से कुछ v तक हो जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा, ई नॉट निकालेंगे हम बाहर, कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन होगा बेटे x, और उस x में भी हम लगाएंगे लिमिट 0 से x, माइनस dv का इंटीग्रेशन है v, और उसमें भी हम लिमिट लगाएंगे 0 से v। तो अगर आप इसको इधर ले आओगे तो बन जाएगा माइनस का ई नॉट, ये क्या बनेगा, अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, यहां माइनस तो इधर चला गया, क्या बना v माइनस 0, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप खुद ही चेक करो, पोटेंशियल की वैल्यू माइनस ई नॉट इंटू एक्स के बराबर आया, और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ प्यारे बच्चों, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे क्या कहा जा रहा है, पढ़िए जरा। कहा जा रहा है अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बल्ब B एंड AC सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज व्हेन। ब्राइटनेस कम करानी है, ब्राइटनेस कम तब होगा बल्ब का जब बल्ब में जाने वाला करंट कम हो जाए। इसका मतलब वी वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट। अब आइए देखते हैं सर्किट कैसा है, इंडक्टर जुड़ा हुआ है और बल्ब है। ठीक है, तो LR सर्किट है, आप सीधे सीधे समझ सकते हो। आइए पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज डिक्रीज, कह रहे हैं AC सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, या जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है F, अगर मैं इसको घटाऊं तो क्या होगा। बेटा देखो, अगर ओमेगा घटेगा तो उस इंडक्टर का जो एक्सेल है वो घटेगा, अगर एक्सेल घटेगा तो करंट की वैल्यू जो है भाई साहब वो बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये तो ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको तो ब्राइटनेस घटाना है। ब्राइटनेस तब घटेगा जब करंट घटेगा, है ना। यहां तो करंट बढ़ाने की बात कर रहे हो। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस, कह रहे हैं कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं हम उसको रिड्यूस कर दें। अगर आप कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर घट जाएगा तो जो इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू जो है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी। चलिए सी वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सी वाले ऑप्शन में हमसे क्या कहा जा रहा है, अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर a capacitance of reactance XL बराबर XC is included in the same circuit। ये भी गलत है। अगर XL XC बराबर होगा तो सर्किट रेजोनेंस में चला जाएगा, सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो भाई साहब तब तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा ना। फिर कह रहे हैं एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। देखो बेटा, आयरन रॉड को इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, उसका सेल्फ इंडक्टेंस का बढ़ना। ठीक, आयरन कोर अगर इंसर्ट होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो एक्सेल यानी कि रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, तो फ्लो होने वाला जो करंट है वो घट जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन। हालांकि ये वाले ऑप्शन में भी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस करने वाले में। इसको मैं थोड़ा सा और आप लोग को समझाना चाहूंगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल के बेटा कम करते हो तो उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर है। नंबर ऑफ टर्न्स कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड के घटने से इंपैक्ट आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के घटने पर।
फ्लक्स घट जाएगा। फाई बराबर एल आई होता है, हालांकि वो एल जो है वो कांस्टेंट होता है, वो कंडक्टर की यानी कि उस कॉइल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर वो डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये स्टेटमेंट जब वो डिपेंड ही नहीं करता तो ये तो पॉइंट भाई कोई मतलब का नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड के रिड्यूस करने से भी सेल्फ इंडक्टेंस का कुछ होगा, तो उसको इसीलिए मैंने हटा दिया है। क्लियर? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फील्ड को घटाओगे फ्लक्स घट सकता है, लेकिन सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशिएंट है एल वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि वो तो उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। क्लियर गाइस? सो डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस आर एंड एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर सी इन सीरीज। मतलब यहां पर क्या क्या है उस चीज को समझो। कह रहे हैं कि एक रेजिस्टर है और एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, ठीक है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है किसी एक एसी सोर्स के साथ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी आर, दैट इज इन फेज विद द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज वी सी, फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंस्टेंट। कह रहे हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर पहली बार भाई साहब कब होगा। मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है। इनफैक्ट पूरा एक्सप्रेशन अगर मैं लिख दूं तो वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ऐसा। ठीक, अगर इसका एक्सप्रेशन ये है बेटा तो वी आर की अगर मैं बात करूंगा तो वी आर भी यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो भी हमारा पीक वोल्टेज होगा, ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि ये तो भाई सेम फेज में हो जाता है। फिर अगर मैं एक्सी की बात करूं तो एक्सी के कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, इसका अपना जो भी वोल्टेज होगा कैपेसिटर का पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इसमें हो जाएगा। बेटा क्यों ऐसा हो जाएगा, इस चीज को जरा समझिएगा। होता यह है, अगर हम लोग यहां पर कंपेयर करके देखेंगे, कैपेसिटर के केस में ईएमएफ आगे होता है, कैपेसिटर के केस में सॉरी करंट आगे होता है, बट ईएमएफ हमारा पीछे होता है, तो वोल्टेज जो है वो हमारा पीछे होगा। ठीक, यहां पर क्या होगा, वीआर के केस में वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर जो होता है वो करंट के साथ सेम फेज में हो जाता है। करंट का फेज अगर हम लोग देखेंगे तो ओमेगा टी बराबर होगा। ठीक, तो वो तो ओमेगा टी फेज पर है, लेकिन कैपेसिटर के केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 हो जाएगा, तो वो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री पीछे चलेगा। अब यहां पर यही बात हमसे कहा जा रहा है कि वो टाइम कौन सा होगा जब दोनों पहली बार सेम फेज में आएंगे, है ना। ये वी आर और वी सी दोनों पहली बार सेम फेज में आएंगे, तो बेटा ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ये हमारा जो ओमेगा टी है, ये हमारा ओमेगा टी बराबर हो जाए माइनस पाई बाई टू प्लस टू पाई के बराबर, है ना। इसका मतलब ये जो चीज है ये किसके बराबर हो गया, टू पाई माइनस पाई बाई टू। जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3 पाई बाई टू, और ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाई टू होने का मतलब टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई टू ओमेगा। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो, ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है हमसे। कह रहे हैं अ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, सॉरी अ चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एरिया हमको गिवन है 0.3 मीटर स्क्वायर, इज गिवन बाई चार्ज क्यू। हमको चार्ज पता है, कितना पता है, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 in coulombs where t is in second. The value of the drift velocity, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए एट t is equal to 2 सेकेंड। देखो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो फॉर्मूला क्या है, I बराबर एन ई ए वी डी। तो अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आपको करंट पता होना चाहिए, I अपॉन एन ई इंटू ए। ठीक, अब जरा सोचो करंट कैसे मिलेगा। अगर हमें करंट निकालना है तो हमें डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा, सिंपल, चार्ज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट बेटा करोगे कितना आएगा, 6t प्लस 5, टाइम की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 2 सेकेंड।
2 आप यहां पे रखोगे, 6 इंटू 2 होगा 12, 12 प्लस 5 यानी कि 17 एम्पियर ये करंट है। करंट की वैल्यू उठा करके रखते हैं 17 डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 2 इंटू 10 की पावर 25। सो 2 इंटू 10 की पावर 25 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू ए क्या है हमारा एरिया। एरिया कितना है? 0.3। एरिया हमारा 0.3 है। क्लियर? अब आइए देखते हैं क्या होगा यहां पर। सो गाइज ये हमारा बन जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 0.3 होल मल्टीप्लाइड बाई, ये जाएगा 25 ऊपर तो माइनस का बनेगा और ये जाएगा प्लस का बनेगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 6। क्लियर? ये जो वैल्यू आई हमारे पास, इस वैल्यू को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सो गाइज यहां पर जैसे ही आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर एज द ऑप्शन बी। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली टिक कर रहा हूं, बी ऑप्शन। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, कोई बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक, जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपका बी ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कहा जा रहा है एन आयनाइज्ड गैस कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कह रहे हैं कि जो आयनाइज्ड गैस है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयंस है। इफ इट इज सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में है। देन पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, अच्छा देखो होगा क्या बेटा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने लगेगा। क्लियर? निगेटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि दोनों चार्ज मोशन में आ जाएंगे। क्लियर? दोनों चार्ज मोशन में है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इसका मतलब मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में अगर लगे हैं तो फोर्स लगेगा। क्लियर? फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है? फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में सोचो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये फोर्स को शो करता है और ये करंट को शो करता है। करंट के बारे में सोचना है। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो करंट भी इधर ही मानेंगे, और अगर निगेटिव चार्ज अपोजिट जाएगा तो भी तो करंट इधर ही मानेंगे। भाई साहब निगेटिव अगर इधर जाता है तो करंट किधर मानते हो? इसी डायरेक्शन में तो मानोगे, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब बेटा करंट दोनों का जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए किस डायरेक्शन में हो गई भाई साहब? जेड डायरेक्शन में। अब आप ही मुझे बता दीजिए, करंट एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं ऐसे लगा रहा हूं, करंट एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है। मैग्नेटिक फील्ड जब जेड में होगा तो हाथ को ऐसे घुमाएंगे, चेक करो। करंट हमारा किधर है? एक्स में है। मैग्नेटिक फील्ड देखो आपकी तरफ है बाहर, तो थंब मेरा किधर जा रहा है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स का मतलब निगेटिव वाई एक्सिस। अब आओ ऑप्शन को पढ़ते हैं भाई साहब। पॉजिटिव डिफ्लेक्ट टुवर्ड दिस, नेगेटिव डिफ्लेक्ट टुवर्ड दिस, गलत है, दोनों माइनस वाई डायरेक्शन में ही जाएंगे। ऑल आयन डिफ्लेक्ट टुवर्ड प्लस वाई, गलत है, ऑल आयन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स माइनस वाई। इसका मतलब सी ऑप्शन ही जो हमारा है वही हमारे कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर रहा है। सो सी ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों वो करेक्ट हो गया। 43 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू बल्ब्स कंज्यूम सेम एनर्जी ऑपरेटिंग एट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। सेम एनर्जी दोनों कंज्यूम कर रहे हैं। व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ डीसी सोर्स ऑफ 500 वोल्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहे हैं रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और रेशियो ऑफ पावर। पावर के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सोचना है। अच्छा भाई साहब देखो, अगर दो बल्ब हैं सेम एनर्जी बेटा कंज्यूम कर रहे हैं तो पावर दोनों का क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। पावर का फार्मूला क्या होता है? P बराबर V स्क्वायर बाई R। ठीक, अगर दोनों के लिए सेम है मामला तो मुझे लगता है यहां से हम लोग किसका रेशियो निकाल सकते हैं बेटा? वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज हमको पता है, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सोर्स ऑफ 500 वोल्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा भाई आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस अगर मैं इसका देखूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P। क्लियर? इसका मतलब रेजिस्टेंसेस का रेशियो अगर मैं दोनों में निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर।
प्यारे बच्चों पावर तो दोनों में सेम है, क्योंकि कहा जा रहा है दोनों सेम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, V1 स्क्वायर जब आप करोगे तो ये क्या बना 200 और V2 कितना है 300 और इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो तो मुझे पता चल गया, कितना पता चल गया 4/9। 4/9 बेटा रेजिस्टेंस का रेशियो है, और आपने अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है तो करंट तो सेम होगा, है ना। तो वोल्टेज का रेशियो मैंने देख सकता हूं भाई साहब, V बराबर IR होता है, सो I1R1 बटे I2R2, क्लियर। लेकिन मैटर ये है कि वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए दोनों में करंट सेम होगा, तो I1 I2 के बराबर होगा। तो वोल्टेज का रेशियो वही होगा जो रेजिस्टेंस का है, और रेजिस्टेंस का रेशियो अगर 4:9 है तो बेटा वोल्टेज का रेशियो भी 4:9 होगा। तो रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस देम इज 4:9। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन, क्लियर है। आई थिंक 43 का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। 100 ओम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। आर की वैल्यू है बेटा 100 ओम, और रिएक्टेंस कैपेसिटर का है तो वो XC हो गया, दैट इज आल्सो 100 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सोर्स। बेटा जब भी कभी इस तरीके से 220 वोल्ट दिया जाता है ना, तो ये उसकी RMS वैल्यू होती है। सो VRMS की वैल्यू हमारे पास कितनी है 220 वोल्ट। व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज। हमको करंट की पीक वैल्यू निकालनी है, आइए देखते हैं। करंट की जो पीक वैल्यू होगी वो हमारे पास पीक EMF अपॉन इम्पीडेंस। पीक EMF बेटा अगर निकालना है, देखो RMS वैल्यू हमको पता है, RMS वैल्यू जो होती है वो V0/√2 होती है, √2 इधर जाएगा तो पीक वैल्यू कितना बन जाएगा 220 अपॉन √2। Z क्या होगा, अंडर के अंदर R² प्लस XC स्क्वायर, तो अंडर के अंदर 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ठीक। जब इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, अंडर के अंदर 100 का स्क्वायर प्लस अंडर के अंदर 100 का स्क्वायर, तो ये चीज हमारी कितनी हो जाएगी 220 होल डिवाइडेड बाई 100 √2 से √2 बेटा कैंसिल होगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर जैसा कोई ऑप्शन अगर हमारे पास है तो वही हमारा करेक्ट होगा। दैट मींस यहां पर गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए ऑप्शन, ठीक है, दैट इज 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो MCQ क्वेश्चंस हैं असर्शन रीजन पर बेस्ड, और असर्शन रीजन में आप सबको बहुत अच्छे से पता है, हर पेपर में मैं बताता हूं कि असर्शन रीजन में क्या होता है। आइए सीधे सीधे अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन में बेटे हमसे क्या कहा जा रहा है असर्शन में, कंसीडरिंग अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, force of attraction or repulsion between the two charges is independent of the third charge। बिल्कुल करेक्ट है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो तीसरे चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है। फिर फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बाय अदर चार्जेस ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। तो पॉइंट ये भी सही है भाई, यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज मतलब अगर मान लो कहीं पर कुछ नंबर ऑफ चार्जेस हो, अब अगर इसकी वजह से यहां पर फोर्स पूछा जाए, इसकी वजह से यहां फोर्स पूछा जाए, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, नेट फोर्स अगर पूछा जाएगा तो दैट विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। करेक्ट है, यही तो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो गाइज असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है ना, और रीजन जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को शो कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, असर्शन में कह रहे हैं अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टिंग लूप एज शोन इन द फिगर, देन एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज ऑलवेज लेस देन g। कह रहे हैं ऊपर से अगर इसको ऐसे आप ड्रॉप करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g से हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा बेटा, इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये कॉइल चाहेगा कि फ्लक्स ना बढ़े,
ठीक, फ्लक्स ना बढ़े इसके लिए कॉइल जो है, कॉइल का ऊपर वाला ये सरफेस नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। अगर रिपेल करेगा तो जी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाएगी ना। जी की वैल्यू नीचे की तरफ है, कॉइल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो रिपल्शन का फोर्स है, तो कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर, तो ये कम हो जाएगा, पॉइंट तो बिल्कुल सही है। और जब वो नीचे चला जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो भी वो जी से उसको कुछ कम कर देगा। रीजन, व्हेन मैग्नेट इज अबव द लूप इट विल रिपेल, एंड व्हेन इट इज बिलो द लूप देन इट विल अट्रैक्ट द मैग्नेट। एब्सोल्युटली करेक्ट है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, और ये जो सेकंड वाला है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो गाइस, करेक्ट आंसर ए पार्ट। फिर आइए देखते हैं 47। इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी इज मोर देन द ईएमएफ ऑफ द नोन बैटरी। आइए इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूं। ये हमारी नोन बैटरी होती है, इस नोन बैटरी में हम लोगों ने ये एक पोटेंशियोमीटर का वायर है जोड़ दिया, फिर हम लोग यहाँ पर एक देखो गैल्वेनोमीटर जोड़ करके ये अननोन वाला सेल होता है, इसको हम लोग जोड़ते हैं। लेट अस सपोज ये नल पॉइंट है जे, ठीक, इसका ईएमएफ हमको पता है ई डैश, और इसका हमें निकालना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट यहां पर यही लगाते हैं कि जेबी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ ई के बराबर है, तो ई बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जेबी। जेबी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, आई आर के बराबर, और ईएमएफ कितना है, ई डैश अपॉन आर ए बी, पूरे का करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन जेबी। क्लियर, तो ई बराबर ई डैश टाइम्स जे बी बटे ए बी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और ये जे बी ही हमारा जो है वो बैलेंसिंग लेंथ है। तो नल पॉइंट कैन नॉट बी ऑब्टेन का मतलब वही बैलेंसिंग लेंथ। तो आइए देखते हैं जो जे बी हमारा है इसके लिए हमारे पास क्या नियम है। देखो, नियम हमारे पास ये है कि अगर मैं लिख रहा हूं जे बी अपॉन ए बी, तो जे बी अपॉन ए बी किसके बराबर होना चाहिए, जे बी अपॉन ए बी शुड बी इक्वल टू ई अपॉन ई डैश, ई अपॉन ई डैश। अब आप लोग बेटा इस चीज को जरा समझना, अगर जे जो है वो ए से बी के बीच में है तो जे बी जो होगा वो पूरे ए बी से तो छोटा ही होगा। इसका मतलब ये जो रेशियो है जे बी बटे ए बी, दिस इज लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो ईएमएफ ई की वैल्यू लेस देन ई डैश होना चाहिए। इसका मतलब जो नोन ईएमएफ है वो ज्यादा हो बट अननोन ईएमएफ हमारा जो है वो कम हो, मतलब सेल का जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है वो कम होना चाहिए बेटा। तो यहां पर यही तो लिखा है, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ ईएमएफ ऑफ द अननोन बैटरी इज मोर देन द ईएमएफ ऑफ द नोन बैटरी। कहने का मतलब अगर उल्टा कर दोगे, इसका ईएमएफ ज्यादा है और इसका कम है, तो ऐसे में बैलेंस पॉइंट हमको ए बी के बीच में तो मिलेगा नहीं, और बाहर हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि भाई मूव तो ए से बी के बीच में ही करना है ना, हवा में थोड़ी ना नल पॉइंट हम निकालेंगे। इसका मतलब गाइस असर्शन तो हमारा सही है। रीजन, बाई इंक्रीजिंग ईएमएफ ऑफ द नोन बैटरी, कह रहे हैं नोन बैटरी जो है ये, इसके ईएमएफ को अगर मैं बढ़ाऊं तो नल पॉइंट लेंथ जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई साहब अगर मैं नल पॉइंट की ये जो लेंथ अगर मैं देखूंगा तो ये तो ई डैश के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इनवर्स रिलेशन है। यहां पर ध्यान से देखो बेटा, जे बी और ई डैश को देखो, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसके ईएमएफ को बढ़ाओगे तो नल पॉइंट का लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो असर्शन सही है बट रीजन गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट विल बी सेम इन टू आइडेंटिकल लूप्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है वो सेम होगा कॉपर और एल्यूमिनियम के लूप में, व्हेन रोटेटेड विद द सेम स्पीड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई साहब, मुझे तो ये पॉइंट गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ बेटा एक बार हो सकता है सेम हो जाए बट करंट सेम होगा, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम में कंपेयर करोगे तो कॉपर बेटर है बेटा। कॉपर बेटर होने का मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो कॉपर वाले में करंट ज्यादा होना चाहिए ना। तो ऐसा कैसे हो गया दोनों में करंट जो है वो सेम हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से तो असर्शन ही गलत है। असर्शन गलत होना केवल एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी वाला है। सो 48 का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 49। अ रिंग ऑफ रेडियस r कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज
Q, ठीक है, एक रिंग है जिसमें Q चार्ज है। अ पॉइंट चार्ज माइनस Q इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM। अच्छा भाई देखो क्या होगा, ये रिंग है, इस रिंग का अपना जो रेडियस है वो r है, इसकी रेडियस के डबल डिस्टेंस पे यहां कहीं पर हमने, ये 2r डिस्टेंस है, यहां कहीं पर हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज माइनस Q रखा है। ठीक, रिंग पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा वो कैपिटल Q के बराबर है, कहा जा रहा है कैपिटल Q चार्ज इस पूरे रिंग पर हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो ये देखो कुछ एक इस तरीके का हमारा ये रिंग है, ये ठीक, और ये हमारा पॉइंट है, माइनस Q चार्ज है। कह रहे हैं द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM, जो पार्टिकल हमारा है वो SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा करेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं रीजन में क्या दिया है। रीजन में कह रहे हैं व्हेन 2r इज वेरी लार्ज देन ओनली द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM। कह रहे हैं कि जब ये डिस्टेंस 2r बहुत बड़ा होगा केवल तभी वो SHM करेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर बड़ा कर दोगे तब तो SHM नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऑसिलेशन एक बार हो सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक के लिए जो फोर्स है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये इसका नेसेसरी कंडीशन होता है गाइस। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। असर्शन तो ठीक है कि 2r पे रखोगे तो ये इसके पास ऐसे जाएगा, ऐसे 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 यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये करता रहेगा। तो गाइस इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी मिक्स कर दिया गया है। लेकिन ठीक है, थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट तो आपको प्यारे बच्चों पता होना ही चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा सेक्शन बी में टोटल 24 क्वेश्चंस मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं बेटा, 6 क्वेश्चंस हैं। हमको इसमें से कोई 5 करने हैं, ज्यादा करने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा है अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन B एज शोन इन द फिगर। अच्छा, इसको जो है ड्रॉप किया जा रहा है एट पोजीशन MNQ, द स्पीड ऑफ द रिंग इज V। कह रहे हैं इस रिंग की जो स्पीड है वो V के बराबर है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग इज। बेटा देखो, जो मोशनल EMF जो होता है ना, वहां फार्मूला क्या होता है, B इंटू V इंटू L, और वो L ये लेंथ है, ये लेंथ तो डायमीटर के बराबर है, सो दैट शुड बी इक्वल टू 2r। क्लियर। अब हमें बस ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या है, यहां पे हमको क्या गिवन है, आइए देखते हैं। ठीक, 0 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऐसा तो नहीं है। 1/2 ऐसा हो गया, ये भी नहीं है। पाई आर वी बी ना, ये भी गलत है। 2RBV, यस ये करेक्ट है। सो डी ऑप्शन हमारा प्यारे बच्चों करेक्ट है। मोशनल EMF जो होता है वो सिंपल फार्मूला क्या है, BVL। ध्यान रखो L क्या होता है, L तो दो एक्सट्रीम एंड्स के बीच का डिस्टेंस है ना, वो शेप ऐसा है उससे हमें क्या मतलब है, शेप से मतलब यहां नहीं होता है बेटा, यहां पे मतलब हमको सिर्फ उसके एक्सट्रीम एंड्स के बीच के लेंथ किससे होता है, और वो लेंथ 2r है, तो हमने सीधे सीधे 2r उठा लिया। क्लियर। और ये भी बोला गया है कि Q इज एट हायर पोटेंशियल, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक, इसलिए ये हाई पोटेंशियल पर है और ये वाला जो है हमारा वो लो पोटेंशियल पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे क्या कहा जा रहा है, 2 बार्स ऑफ रेडियस R, ये रेडियस R है, एंड 2R आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट एज शोन, द इलेक्ट्रिक करंट I इज पासिंग थ्रू द बार्स, इससे करंट I पास हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस बार करेक्ट ढूंढना है हमको। क्या, हीट प्रोड्यूस्ड इन द बार BC, कह रहे हैं इस वाले में जो हीट प्रोड्यूस है इट इज 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस्ड इन द बार AB, कह रहे हैं कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो 4 गुना है। अच्छा, आइए देखते हैं। अगर इसके रेजिस्टेंस के बारे में मैं देखूं, रेजिस्टेंस ऑफ द AB, तो AB का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L/A, लेंथ कितना है बेटा L/2, और एरिया जब निकालोगे तो आएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी 2r का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4
रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। 4 तो ये है, 2 और आएगा 1/8। हाँ, तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। लेकिन आइए देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है हमारा। अगेन रो एल बाई ए, दैट विल बी पाई, इसका रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, सो इट इज 1/2 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी कि ए। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो रेजिस्टेंस है और उसका जो रेजिस्टेंस है, इसमें 1/8 है, उसमें 1/2 है बेटा, 4 गुने का डिफरेंस है। इधर वाले पार्ट में जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स है, मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R मानूंगा तो इसका रेजिस्टेंस बेटा 4R मानना पड़ेगा हमको। अब आप खुद ही चेक करो, हमको देखना है हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, H बराबर I² RT। दोनों सीरीज में है ना लाइन से, तो करंट तो दोनों में सेम जाएगा। इसका मतलब हीट जो है हमारा वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर 4 गुना है तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी 4 गुना होगी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा भाई साहब सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ हाफ्स इज इक्वल, कह रहे हैं दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम नहीं होगा, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कई क्वेश्चंस में। आज भी सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था करंट सेम होगा, करंट डेंसिटी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या ड्रिफ्ट स्पीड सेम होगा, तो मैंने कहा था कि करंट सेम होगा, है ना। तो वहां पर भी वही बात थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम नहीं हो सकता। करंट डेंसिटी अक्रॉस AB के अक्रॉस की जो करंट डेंसिटी है इज डबल दैट ऑफ अक्रॉस BC। तो बेटा करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। इसका एरिया और इसके एरिया में बेटा 4 गुने का डिफरेंस है। इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है। खुद ही सोचो, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया पाई 2R का होल स्क्वायर, तो 4 टाइम्स हुआ ना। तो डबल की बात क्यों कर रहे हो, 4 टाइम्स की बात करते। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है बेटा, ए वाला ऑप्शन, क्योंकि केवल पहला स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट्स गलत है। अब आते हैं हमारी केस स्टडी पर। ये देखिए बढ़िया प्यारी सी केस स्टडी किस पर है, बायट-सवर्ट्स लॉ पर। आइए देखते हैं। इन फिजिक्स बायट-सवर्ट लॉ इलस्ट्रेट्स द जनरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय अ स्टेबल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दिस लॉ इज वेरी बेसिक टू मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड प्ले अ की रोल विद कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा वहां कूलम्स लॉ होता है बिल्कुल वैसे ही ये भी हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का बेसिक लॉ होता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक रिएक्शंस एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। बहुत छोटे स्मॉलर लेवल पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं और बहुत छोटे एलिमेंट के लिए ही यूज भी किया जाता है ना। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एरोडायनेमिक्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के कैलकुलेशन में एरोडायनेमिक्स में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सही है। लेंथ ऑफ द एलिमेंट, सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द पॉइंट। तो सिंपल है, dB इज इक्वल टू, मैं फार्मूला लिख देता हूं भाई साहब आप सभी बच्चों के लिए एक बार। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब भी जरूरत पड़ेगी यही फार्मूला लेकर के यूज करेंगे। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है हमारा। Question: Which of the following gives the value of the magnetic field due to a small current element according to the बायट-सवर्ट लॉ? अरे भाई साहब ये तो वही फार्मूला आ गया जो भी लिखा था, म्यू नॉट बड़े 4 पाई। इसमें नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें साइन थीटा सही है। आइडियल ये भी सही है। आर स्क्वायर आर क्यूब, अरे भाई साहब यही सही है। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्लियर गाइज, सो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा भाई देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। मैं ऐसा मान ले रहा हूं ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट है और ये डायरेक्शन हमारा वेस्ट है, ठीक। और इसको मैं नॉर्थ मान ले रहा हूं और इस डायरेक्शन को हम लोग साउथ मान ले रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है जो करंट फ्लो हो रहा है वो ईस्ट से वेस्ट में फ्लो हो रहा है, तो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट अबव द कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर के ऊपर अगर यहां कहीं पर कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पर
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए भाई साहब रूल कौन सा होता है? राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। क्लियर? राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 अगर आप लगाओगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यहां पर है टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो भाई साहब ऐसा तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसके चांसेस क्या है? देखो बेटा, देखो हो सकता है हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ना मानकर हमने ऐसे माना हो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है। जब बेटा ऐसे लगाओगे तो यही किधर की तरफ आएगा? नॉर्थ की तरफ, है ना। इसलिए जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा है? टुवर्ड्स नॉर्थ। सो करेक्ट आंसर हम लोग कौन सा मान के चलेंगे? ए वाला ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The variation in the magnetic field due to straight conductor of uniform cross section of radius A and carrying a steady current is represented by, कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग अ करंट आई इज रिप्रेजेंटेड बाई, क्या होगा? तो देखो भाई यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट ग्राफ हमारा है दैट इज समथिंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर होते हैं तो उस समय क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक। और जैसे ही उसके बाहर निकलते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है और बाद में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटती है। तो पहले बढ़ी फिर घट गई। यहां पर क्या है? पहले कांस्टेंट है फिर घट रही, गलत हो गया। यहां पर बढ़ रही घट रही, लेकिन लीनियर वेरिएशन है तो लीनियर तो नहीं होता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है बेटा। यहां पर केवल घटा रहे हैं, बीच में एकदम जीरो कर रखा है, तो ऐसा नहीं है। क्लियर? आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ टाइटली वाउंड कॉइल विद 150 टर्न्स is 15.7 into 10 की पावर -4 टेस्ला। If radius of the coil is 12 centimeter, then the value of current flowing through it is। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ टाइटली वाउंड कॉइल with n turns is this। If radius of the coil is this, value of the current। अच्छा देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमको पता है, कितना पता है? 15.7 इंटू 10 की पावर -4 दैट विल बी इक्वल टू, ये तो एक टर्न के लिए है, ऐसे 150 टर्न्स कहे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लो भाई 150 का, मल्टीप्लाई कर लो 150 का। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई करंट कितना है बेटा? यही निकालना है हमको, तो आई अपॉन 2r। तो 2 और r यानी कि रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 बाई 100। ठीक, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आइए थोड़ा देखते हैं करके। इसको 2 को मैं कैंसिल करूंगा, 2 आ जाएगा। ठीक, इसको भी मैं कैंसिल करूंगा, 6 आ जाएगा। 6 को अगर मैं कैंसिल करूं इससे तो देखिए 6 12 और ये जाएगा इधर 3, तो ये बन गया 5 25। तो बेटा 25 पाई 10 की पावर -7 है, ये 100 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -5 बनेगा। तो 25 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -5, ये दैट इज इक्वल टू दिस टाइम्स आई इज इक्वल टू 15.7 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं भाई? करंट आई की हमको वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ये बेटा इधर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, तो करंट आई हमारा बन जाएगा 157 डिवाइडेड बाई 25 इंटू पाई। क्लियर? तो ये कुछ 2 एम्पियर के आसपास बेटा आना चाहिए। पाई जो होता है हमारा वो 3.14 होता है, 25 इंटू 3.14 मतलब 75 पॉइंट समथिंग। 157 अपॉन 75 ऑलमोस्ट 2 के आसपास आंसर आएगा बेटा। सो करेक्ट आंसर हमारा 55 का कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। सो गाइज ये था हमारा सैंपल पेपर नंबर 7।
बढ़िया बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस थे, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल से ऊपर उठ करके भी थे, लेकिन हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जो लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो तो बिल्कुल मत करना भाई साहब, खूब ऑप्शन है आपके पास, हर सेक्शन में ऑप्शन है, कतई मत करिएगा। जम के मेहनत करिए प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी मिलेंगे अपने सैंपल पेपर नंबर 8 में, ठीक है। और आप सबके लिए वो सरप्राइज रेडी किया जा रहा है, आपके क्विक रिवीजन के लिए बम्पर, आप सबके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।